ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र देखा जाए, यहाँ पे पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र देखा जाए तो दादरा नगर हवेली जो कि इतना वर्ग था 11 अगस्त 1961 को भारत के जो समेकन तिथि में आया था। दमन दीव बेसिकली ये भी आया था, गोवा आया था पर यहाँ पे देखा जाए तो 61 में ही, ठीक है। पुडुचेरी की बात करें, फ्रांस का दिन था। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मतलब जो क्षेत्र वो 3 राज्यों में, पुडुचेरी आपका एक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मुख्य क्षेत्र जाता है। फिर कराईकल, येनम और आपका माहेश है। जैसे अगर पुडुचेरी मुख्य भाग की बात करूँ तो ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कराईकल जो है ना ये भी तमिलनाडु में है। येनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और माहे कहाँ पे है, तो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, जो भारत बांग्लादेश के मध्य क्षेत्रों का विनिमय हुआ था 2015 की बात है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, सन 1974 के संपन्न भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को मूर्त रूप प्रदान करने की निर्मित जो भारतीय संसद मई 2015 में एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो संविधान संशोधन करती है, 119 संशोधन विधेयक स्वीकृति प्रदान करती है। ये संविधान संशोधन होता है जिसके माध्यम से दोनों देशों के मध्य जो समझौता है, इस तरीके से देखा जाए इतना सीमा इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए। इसी में आगे देखा जाए तो भारत की राजनीतिक इकाइयाँ कुछ दिया है, जैसे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के समय भारत और ब्रिटिश प्रोविंस उसमें 562 क्या थे, रजवाड़े थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू किया गया और भारत को एक तरह से गणतंत्र राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है कि ये सब चीज़ें बनती है 1953 वगैरह में। सबसे पहला स्टेट आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश बनता है। ये सब प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जरूरी है, वैसे पॉलिटी की चीज़ें हैं, ठीक है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आपका आयोग गठन होता है। इसमें एम के पनिकर होते हैं, हृदयनाथ गुजरू भी होते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है, गंगा मैदान को, ठीक है, सही बात है। किस खगोलवेता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को, तो केसी ने कहा था, पूछ सकता है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता, कन्याकुमारी कहलाता, देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ये सब तो ध्यान से विस्तार बहुत बार देख चुके हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जानता है, पिंगवेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये सब जानते हैं। पुडुचेरी के शासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है, तो माहे अर्थात केरल में पड़ता है ये। कराईकल हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये नाम आंध्र प्रदेश वाला, ठीक। इस तरीके से अगर आगे थोड़ा सा देखा जाए और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एनविले ने बनाया था 1752 में, ठीक। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे राज्यों का गठन एक बार पूछ लेता, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 बना, गुजरात बना 1960 में, नागालैंड बना 1963 में, हरियाणा बना 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम बना तो 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बना तो 1987 में, छत्तीसगढ़ बनेगा आपका 2000 में 1 नवंबर को, और उत्तराखंड 9 नवंबर को 2000 में, झारखंड 15 नवंबर 2000 में, तेलंगाना 2 जून 2014 को बनेगा, ठीक है। इस तरह से लद्दाख का बनेगा, ये सब देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आपसे पूछे जाते हैं मैचिंग वो मैंने बता दिया यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब सिक्किम 3 ओर से अर्थात पश्चिम जो है वो किससे किससे, तो नेपाल, चीन व भूटान से लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले, तो सबसे बड़ा कच्छ जिला है, फिर लेह है, फिर आपका जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट को भी याद रखते हैं। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से, राजस्थान पहले स्थान पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए मतलब उत्तर प्रदेश फिर गुजरात है। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था यूपी से आगे, मतलब 5वें स्थान पे यूपी आता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में टूट गया, तेलंगाना बन गया। तो इस तरीके से आप राजस्थान पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे, और यूपी चौथे पे, और गुजरात आपका यहाँ पे 5वें पे आता है। तो इस तरीके से इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। सबसे छोटा जिला देखा जाए तो यहाँ पे माहे, जो कि पुडुचेरी का जिला कहाँ पे, केरल में है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ, गुजरात में पड़ता है। वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वही लक्षद्वीप वाला हो जाएगा, मतलब लक्षद्वीप, ठीक। कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है, लद्दाख हो जाएगी। ये सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य है, तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, एक नजर इनको भी देख लेते हैं। कुछ चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। भारत में जनगणना का आधार देखा जाए तो जनसंख्या की संरचना का अर्थ है यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। 15वीं जनगणना इस तरीके से को संपन्न हुई थी, ठीक है। और सचिव थे जी के पिल्लई, उपस्थिति महापंजीकरण जो यहाँ पे देखा जाए कौन थे, सी चंद्रमौली, ठीक है। ये आंकड़ा प्रस्तुत हुआ था। तो जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो 2 जिले थे वो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी क्रमशः
थे। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जो जिले थे क्रमशः नागालैंड, जहाँ निगेटिव में था, क्रिकेट। ठीक है, क्या ना किफिर नाम है, माफ करिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के 2 सर्वाधिक वृद्धि वाले जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन कौन से, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा होगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, इनका अब विलय हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम वृद्धि वाले 2 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो नागालैंड व केरल हो जाएंगे। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले के नाम इस प्रकार है, महाराष्ट्र व के थाड़े और पश्चिम बंगाल का एक 24 परगना ना। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं, तो आपका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का और एक अंजाव पड़ता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही। देश में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं। 2001 से 11 के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे 593 व 2011 में 640 जिलों में कुल बने नए जिले कितने, 47 है। ठीक है, देश में इस दशक 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक 8 नए जिले जहां बने वो राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट तो हम लोग के लिए है ही। जनसंख्या 2011 की दृष्टि में देखा जाए सबसे बड़ा राज्य आपका देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, फिर सबसे छोटा सिक्किम है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सिर्फ 5 राज्य कौन से, तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सिर्फ 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है और दादरा नगर हवेली है। लिंगानुपात के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल में है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। कितना है ये भी देख सकते हैं आप लोग, 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित में आपका लिंगानुपात तो पुडुचेरी में 37, सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित में प्रदेश में आपका दमन दीव में 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, न्यूनतम देखा जाए शिशु लिंगानुपात तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो हरियाणा में और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में। ठीक है, जनघनत्व की दृष्टि से देखा जाए सर्वाधिक जनघनत्व तो आपका बिहार में 1106, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जो प्रदेश है जनघनत्व वाला दिल्ली हो जाएगा 11,320 और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार 46। ठीक है, इस तरीके से सर्वाधिक मतलब यहाँ पे साक्षरता की दृष्टि से 2011 में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला तो केरल हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता बिहार, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता तो आपका लक्षद्वीप, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता तो दादरा नगर हवेली लगभग 76%। अब परीक्षा की उपयोगी कुछ तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 8 है। देशों में जिलों की कुछ संख्या यहाँ पे देखा जाए तो इतनी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पे इसको भी देख लेते थोड़ा सा। नगरीकरण देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल इतना करोड़ लोग, जिसमें से लोग शहर में रहते हैं 37 इतना निवास करते हैं, जो कि संपूर्ण देश का 31.1% है। ठीक है, पुरुषों की संख्या इतनी है। ठीक है, 15वीं जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जो कि समस्त शहरी जनसंख्या कितना है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाले राज्य की बात करें यहाँ पे तो गोवा 62%, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आप लोग एग्जाम में आ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 468 नगरों में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरीय संकुलों नगरों की संख्या कितनी थी, 44 है। 2001 में 35 थी। ठीक है, जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। ठीक है, और इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग इतना % लोग आपके यहाँ पे निवास करते हैं, और 2001 की नगरों की संख्या 7 थी। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय अगर यहाँ पे देखा जाए तो संकुलन आपको यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ठीक है, इन्हें भी जानिए जो है ना यहाँ पे, इसको आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा जब PDF मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का जो सामरिक महत्व उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सामरिक महत्व की बात करें, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया है, तो हिंद महासागर, अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उनके मध्य स्थित है। इसके उत्तरी छोर पर व पूर्वी गोलार्ध के केंद्र भारत में
अगर देखा केंद्र में भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी तटरेखा हिंद महासागर के तट पर स्थित है और किसी भी अन्य देश से अधिक लंबी है। अपने प्राकृतिक संसाधनों तथा आकार के कारण भारत तटीय देशों में सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण देश है। ठीक है। पश्चिम तथा पूर्व की ओर जाने वाले महासागरीय जलमार्गों को भारत के किसी न किसी पत्तन पर आना ही पड़ता है, जैसे यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य वायुमार्गों को भी भारत से होकर ही जाना पड़ता है। हिंद महासागर के संदर्भ में भारत का जो राजनीतिक महत्व है संपूर्ण संसार मानता है। यही कारण है कि पश्चिम मुस्लिम आक्रमणकारी तथा यूरोपीय उपनिवेशकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र बना रहा। ठीक। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, जहाँ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही रणनीतिक रूप से सर्वाधिक व्यस्त व्यापार मार्गों में के पास है। भारत का जो दक्षिण चीन सागर है उसमें एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वन बेल्ट वन रोड और स्ट्रिंग ऑफ पर्स के कारण जो चीनी विस्तार है उसका मुकाबला करने के लिए एकमात्र ठोस आर्थिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। साथ ही भविष्य में और अधिक कर सकेगा। यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिए अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के सामरिक महत्व को भी प्रमुख माना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा सा कभी कभार आ जाता है सिंधु नदी जल विवाद। देख लीजिए 1960 में सिंधु नदी जल जो समझौता था ये आपका हुआ था। सिंधु, झेलम और चेनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलज, रावी और ब्यास को भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। बाकी तो सर्किल जो विवाद, इसको देखा जाए, सर्किल एक ज्वारीय मुहाना है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक प्राकृतिक सीमा बनाता है और ये गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी है ना उसके उत्तर में स्थित है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक नमकीन दलदली भाग है और जिसमें लूनी तथा अन्य छोटी नदियां गिरकर सूख जाती हैं। कच्छ के रण का कुल जो क्षेत्रफल है लगभग इतना वर्ग किमी है। ठीक है, और जिसके लगभग इतना में क्षेत्र पर पाकिस्तान का दावा करता है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का रण एक झील है जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। इसके विरुद्ध भारत इसको झील नहीं अपितु एक दलदल मानता है। वर्तमान भारत पाक सीमा रेखा कच्छ के रण तथा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है। पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाक सीमा रेखा जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए 24 उत्तरी अक्षांश रेखा तथा वर्तमान सीमा रेखा के मध्य तट पर स्थित सर्किल भी इस समय भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक भू राजनीतिक विवाद है। ठीक, बाकी यहाँ पे तो विवाद तो बहुत सारे हैं, हम लोग सबको पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। वैसे थोड़ा मोड़ा तो यहाँ पे देख ही ले रहे हैं, लगभग सब कुछ हम लोग यहाँ पे। ऐसी कोई भी चीज़ है यहाँ पे देखा जाए जो हम लोगों ने छोड़ी, लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है तो अभी नदी में हम लोग पढ़ेंगे ना, जो सियाचिन ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला चैप्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 चैप्टर। 1 घंटा में पहला चैप्टर पूरा हो रहा है, 1 घंटा 15 मिनट में, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखा जाए तो बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से। ठीक है, कासबर्ग कटक कहाँ पे, तो अरब सागर में है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए हिंद महासागर किस द्वीप पर यूएसए का वायुसेना अड्डा स्थापित है, डियागो गार्सिया। और प्राचीन गोंडवाना लैंड में से वर्तमान में कौन सा महाद्वीप संबंधित है, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया ना। ये सारी चीजें अभी आएंगे, आगे सब कुछ आएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए प्रश्न भी होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रश्न करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे ये प्रश्न है तो ये सारी पीडीएफ में आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। देखिए क्षेत्र की दृष्टि से शेष, यहाँ पे क्षेत्र की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हो जाएंगे, तो आप लोग बताइए। यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ना, यही होंगे ना, तो यही आंसर लगा लीजिए। देखिए आंसर ये दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक्स की जगह क्या हो जाएगा, दूसरा का बताइए, तो मनार की खाड़ी तो है ये। ठीक है, भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, तो 8 है। अरे बहुत पुराना प्रश्न, उस समय का प्रश्न छोड़िए। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा द्वीप नहीं बताइए। यहाँ पे चौथे का आंसर सी बता रहा है, कन्नौर द्वीप नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियां में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कारण कह रहा है कि
भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई दूरियों पर शून्य होती है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो सही तो है, कथन कारण दोनों से ये व्याख्या भी कर रहा है, यही चीज तो मैं आप लोग को समझाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से होता है, तो यहाँ पे देखा जाए 200 समुद्री मील होता है, बी आंसर बनेगा ना। देखिए सतह का बी है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप पूछे तो रामेश्वरम लगाइएगा। ठीक है, रामेश्वरम हो जाएगा 8वें का आंसर। ठीक है, 8वें का आंसर सी हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से, उड़ीसा कहाँ जाएगी, उड़ीसा नहीं गुजरती है यहाँ पे 9वें में। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर आपका यहाँ पे वर्ग में आता है, तो आपका यहाँ पे एर्नाकुलम में हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी पहला चैप्टर हुआ। चलिए स्टार्ट करा जाए दूसरा चैप्टर। कोई भी छूट यहाँ पे देखा जाए, कोई भी चीज लगभग छूटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे अभी चैप्टर है। चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर जो है भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, क्या है, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर भारत की भूगर्भिक संरचना है ना, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए अगर भारत की जो भूगर्भिक संरचना उसके बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है कि भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा जो व्यवस्था होती है ना, उसको भूगर्भिक संरचना कहते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले ये समझिए भूगर्भिक संरचना क्या होती है। जैसे भूगर्भिक संरचना का मतलब जो पृथ्वी के नीचे है, उसमें जैसे चट्टान है तो उन चट्टानों की कैसी प्रकृति, उनका नेचर कैसा है, उनके क्रम कैसे हैं, किस समय के वो बने हैं या फिर उनकी किस अवस्था में है, जैसे सॉलिड है या फिर लिक्विड फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग एक तरीके से देखा जाए क्या करते हैं, तो इनको जब देखते हैं तो यही आपको एक तरह से भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे देखा जाए ये संरचना समांतर पृथ्वी के भीतर, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ना, पृथ्वी के भीतर होने वाली जो शक्तिशाली विवर्तनिकीय शक्तियाँ हैं उनका एक परिणाम होती है। किसी देश की जो भूगर्भिक संरचना है वो यहाँ पे देखा जाए चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक एवं जो रासायनिक गुण है, खनिजों की उपलब्धता, भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कोई भी आपका ऐसा एक तरीके से क्षेत्र हो, वहाँ पे हम लोग भूगर्भिक संरचना या फिर उसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि वहाँ की जो चट्टान है उनकी प्रकृति को जाने, मिट्टी की जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनको हम लोग जान सके और खनिज की क्या उपलब्धता वहाँ पे है। साथ-साथ में जो भूमिगत जल है ना, उनको मतलब भूमिगत जल के जो संसाधन उनको समझने, एकदम उनको समझने में भी जो आपको एक तरह से भूगर्भिक संरचना हमारी मदद करती है। किसी भी देश का जो भौगोलिक अध्ययन है करने से पूर्व वहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब भूगर्भिक समय सारणी थोड़ा-सा देखा जाए, जैसा कि आपको पता है कि कभी-कभार यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, वैसे चांसेस बहुत कम ही हैं। देखिए भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो अध्ययन के पूर्व भूगर्भिक समय सारणी का ज्ञान प्राप्त कर लेना समीचीन होना एक तरीके से था। और यहाँ पे देखा जाए तो भूगर्भिक अभिलेखों को यूरोप में विकसित जो भूगर्भिक समय सारणी उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पर देखा जाए ना तो पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में जिसको एरास कहते हैं, 4 युगों में जिसको एपोक कहते हैं तथा 16 कालों में एक तरीके से क्या किया गया, तो बाँटा गया है। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखा जाए हम लोग देखिए कि यहाँ पे जो आर्कियोजोइक तथा जो आपका प्रोटीरोजोइक महाकल्प है, इसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो प्री कैरेबियन महाकल्प कहते हैं। सबसे पुराना प्री कैरेबियन होता ही है। तो बेसिकली प्री कैरेबियन जो महाकल्प है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो आर्कियोजोइक तथा जो आपका प्रोटीरोजोइक महाकल्प है, ये आपके यहाँ पे देखा जाए तो सम्मिलित होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो भारत में जो धारवाड़ है, छोटा नागपुर है, कुडप्पा समूह है, दिल्ली क्रम की चट्टानें व अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में, अर्थात किस कल्प में, तो प्री कैरेबियन महाकल्प में हुआ था। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर इसी में आगे थोड़ा-सा देखा जाए, इसे अजैविक महाकल्प, इसे अजैविक महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है? अजैविक महाकल्प, कोई भी जैविक तत्व नहीं मिल रहे हैं इसलिए अजैविक महाकल्प भी कहा जाता है। इस काल में पेंजिया का निर्माण हुआ था। पेंजिया आप लोग जानते हैं ना? पेंजिया मतलब जो इस तरीके से पृथ्वी पे सबसे बड़ा, इस तरह से बड़ा एक भूखंड था, इसी को पेंजिया कहते हैं। ठीक है? इसका निर्माण भी बेसिकली इसी काल में, अर्थात आपका किस काल में, तो प्री कैरेबियन काल में हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ जीव महाकल्प हैं, युग है और प्रारंभ लगभग और उनकी अवधि है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर बात करें आर्कियोजोइक और आपको यहाँ पे प्रोटीरोजोइक की बात करें तो एक तरीके से इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्री कैरेबियन कहते हैं। ठीक है? इस तरीके से अगर आगे बढ़ें तो थोड़ा-सा पैलियोजोइक होता है जो कि प्रथम युग होता है। ठीक है? इतना समय होगा, फिर मेसोजोइक आता है, फिर सिनोजोइक आता है, फिर आपका नियोजोइक आता है। ठीक इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखा जाए जो पैलियोजोइक महाकल्प है, इसको 6 शकों में या पीरियड्स में बांटा गया है। कैरेबियन हो गया, आपका ओर्डोविशियन हो गया, आपका जो सिल्यूरियन शक हो गया। इस तरीके से कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो काम की चीजें हम लोग वहां से अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, अगर हम ध्यान दें तो भारत की जो भूगर्भिक अभिलेख है पूरी तरह से यूरोप के जो अभिलेख है ना, उससे मेल नहीं रखते हैं। अतः भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विद्वान सर टी हॉलैंड ने प्रमुख जो विषम विन्यास है उनके आधार पर भारत की जो भूगर्भिक इतिहास है उसको 4 बृहद भूगर्भिक कल्पों में वर्गीकृत किया है, जैसे कि आग महाकल्प, ठीक है, पुराण महाकल्प, द्रविडियन, ठीक है, और आपका आर्यन जो आर्य महाकल्प है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो उससे बेसिकली पूरा जो यूरोप का एक तरीके से अध्ययन है भूगर्भिक का, उससे पूरा भारत का अलग है। ठीक, इस चीज को याद किया। अगर परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देखा जाए तो भारत एवं यूरोप के जो भूगर्भिक मापक है ना, से जो साम्यता स्थापित करते हुए कालखंडों को आपका सारणीगत प्रकार इस तरीके से किया गया है। जैसे कि थोड़ा सा देखा जाए, ये कभी कभार जो आपके ये जो चार्ट है यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए, भारत की चट्टानों की मैं बात करूं, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण किया जाए देखा जाए तो आग जो महाकल्प है इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कि सबसे कह सकते हैं पुरानी चट्टान है, वो बनी थी। अब इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों में देखिए आर्कियन क्रम की और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। और इसी तरीके से फिर पुराण महाकल्प की चट्टानों में देखा जाए तो कुड़प्पा आती है, कुड़प्पा में इस तरीके से फिर विंध्यन आती है। तो ये इस क्रम की है, किस क्रम की? पुराण महाकल्प की। इस तरीके से द्रविड़ियन में आपका देखा जाए तो ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। और आर्य महाकल्प में देखा जाए तो गोंडवाना समूह का जो पूरा चीज है, जैसे गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ना, और यहाँ पे ऊपरी जो कार्बोनिफेरस था, ये सारी चीजें इसमें हुई थी। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग थोड़ा सा वर्गीकरण करके यहाँ पे जो भारतीय चट्टान का वर्गीकरण है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए जैसे कि तृतीय जो जीवकल्प था, इसमें इयोसिन, क्रमाता, ओलिगोसिन, इस तरीके से जो हिमालय वगैरह बने हैं, आगे सब कुछ हम लोग समझेंगे। बस इस चार्ट को आप लोग एक नजर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, विभिन्न युगों में संसार की भांति भारत में भी एक तरीके से मोरदार पर्वतों की जो उत्पत्ति है 4 अवस्था में हुई है। मोरदार पर्वत मतलब आपका फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, देखिए प्रथम चरण में देखा जाए तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो कि सर्वाधिक पुराना तथा पूर्व कैरेबियन युग है ना, ठीक है, उससे संबंधित है। तो इस तरीके से ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगर देखा जाए अपक्षय अपर्दन, अपक्षय अपर्दन में क्या अंतर होता है बेसिकली समझिए। मान लीजिए कोई चट्टान है, इसका अगर अपक्षय होगा ना तो अपक्षय मतलब यहीं पे आएगा, ये चीजें मतलब यहाँ पे मान लीजिए टूट फूट रही है तो ये इसके कण यहीं पे गिरेंगे। लेकिन अपर्दन में क्या होता है, यही बह जाते हैं पूरा, मतलब एक तरीके से देखा है दूसरा स्थान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा कह रहा है कि अपक्षय अपर्दन के कारण आज यह एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। कौन? अरावली। ठीक है, कहने का मतलब इस तरीके से विशालकाय पर्वत था ये, एक समय इस तरीके से विशालकाय पर्वत था, लेकिन इसके अपर्दन अपक्षय के कारण अब ये कैसा, इस तरीके से देखा जाए तो एक अवसादी पर्वत के रूप में, सॉरी अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये रह चुका है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर पर्वत का जो दूसरा चरण होता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है आपका जो कैलिडोनियन युग होता है वो। ठीक है, इस युग के जो पर्वत होते हैं वो आते हैं। जैसे भारत में इस समय कुड़प्पा भूषणती से पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो कि विभिन्न नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि द्वारा काट दिया गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका दूसरा चरण था, किसके लिए? तो पर्वतों की उत्पत्ति के लिए। अब तीसरे चरण की मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या आता है तीसरे चरण में, तो हर्षिनियन जो आपका युगिन पर्वत है उनका निर्माण हुआ। जैसे कि भारत में आपका विंध्याचल व सतपुरा विंध्यन भूसुन्नति से उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए हर्षिन युगिन जो पर्वत की एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप लोग बताइएगा, विंध्याचल हो गया, सतपुरा हो गया। ठीक है, विंध्याचल और सतपुरा के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, जिसमें नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए विंध्याचल और सतपुरा को हम लोग मोरदार पर्वत होने के बावजूद भी कैसा, तो भ्रंशित पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखें, यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे 3 जो क्रम थे हम लोग देख चुके। चौथा क्रम देखा जाए तो चौथे चरण के तृतीय युग में, ठीक है, अल्पाइन क्रम के जो पर्वत है, अल्पाइन क्रम के जो पर्वत है इनका निर्माण हुआ, जिसमें भारत में बृहद और मध्य तथा शिवालिक हिमालय की श्रेणियां आती है, जो कि नवीनतम मोरदार पर्वत है। आपको पता होगा कि हिमालय और बेसिकली जो हिमालय के आगे जैसे बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय, शिवालिक हो गया, ये सब एक तरीके से कैसे है, तो ये नवीनतम मोरदार आपके यहाँ पे क्या है, तो पर्वत की एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए तो बृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने, वही यूरेशियन प्लेट जो टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी जो भाग उसमें घर्षण होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट एक भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। वस्तुतः पश्चिमी घाट
पर्वत नहीं अपितु एक प्रायद्वीपीय पठार का कगार है। एक तरीके से देखा जाए ना, तो अगर आप लोग देखेंगे जो ये पश्चिमी घाट है आपका, ये पश्चिमी घाट है, ये कगार के रूप में है। वैसे जब अफ्रीका से ये अलग हुआ था तो तभी से है ये, तो ये कगार के रूप में पाया जाता है कि पर्वत के रूप में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उपरोक्त अगर चारों देखा जाए तो मोरदार श्रेणियों में पलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसे अवसादी तथा स्लेट एवं संगमरमर जैसी जो कायांतित चट्टानें वो पाई जाती हैं, किंतु इनके समय व गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अरावली में जो मकराना है, बेसिकली नागौर जिला राजस्थान का, वहां में एक संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, जो कि विंध्याचल के भेड़ा घाट जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के संगमरमर से पुराना एवं उत्तम कोटि का संगमरमर होता है। तो इस तरीके से ये चारों जो क्रम थे पर्वत के बारे में आप लोगों ने जान लिया। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़े हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है ये बताता है कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर आपका नवीनतम जो चट्टानें वहां तक पाई जाती हैं, जैसे आर्कियन एवं प्री कैरेबियन युग की जो प्रायद्वीपीय चट्टानें भी यहाँ पर मिलती हैं। दूसरी ओर क्वाटरनी युग की जो नवीनतम चट्टानें अर्थात कॉप मिट्टी जो है, जिसको परतदार कहते हैं, वो प्रकार की मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इन भूगर्भिक संरचनाओं की विशेषताओं ने भारत के 3 स्पष्ट बृहद भाग प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर की जो विशाल पर्वतमाला है और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। जैसा कि आपको पता है, ये हम लोग पुराने से लेके कहाँ तक चले आएंगे, तो नवीनतम तक चले आएंगे, ठीक है। अब दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, आप एक एक करके हम लोग अध्ययन यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से देखिए, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो दक्षिण का अगर प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप लोग देखे होंगे ना, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है ये वाला, जो कि 3 ओर से किससे, तो पानी से घिरा होता है, और एक तरीके से ये स्थल खंड से जुड़ा होता है, यही आपका प्रायद्वीप होता है, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों से बना है। इसका निर्माण प्री कैरेबियन काल में हुआ था, ठीक है, जो कि भूपृष्ठ के शीतलन और दृष्टिकरण जो होता है कि उससे हुआ। यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा है, ठीक है, और इस पर विवर्तनीय बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेगा, ठीक। और इस भाग की नदियां प्रौढ़ अर्थात वृद्ध अवस्था में है, मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। जो इधर की नदियां हैं, इस तरीके से देखा जाए, ये नदियां हैं इस तरीके से आपकी, ये नदियां अब अपनी बूढ़ी अवस्था में आ चुकी है, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसी में आगे देखा जाए, मतलब अब बूढ़ी अवस्था में आके जो आधार तल होता है ना, उसको प्राप्त कर चुकी हैं। ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अब ये थोड़ा सा आप लोग समझना होगा। यहाँ पे देखिए क्या होता था, इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी, इस तरीके से देखा जाए तो एक भूखंड था इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी पे, ठीक है। और इसके चारों एक महासागर था इस तरीके से, जिसका नाम था पैंथालासा, और इसका नाम था क्या था, पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया नाम था, पेंजिया, और ये था पैंथालासा। क्या हुआ, समय बीतता गया, इस ये जो बहुत बड़ा भूखंड था, ये 2 हिस्सों में टूट गया। इस तरीके से आगे थोड़ा सा देखा जाए तो इस तरीके से ये 2 हिस्सों में आपका यहाँ पे देखा जाए तो टूट गया। एक हिस्सा इस तरीके से हो गया, एक हिस्सा इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया और ये वाला अंगारा लैंड कहलाया। तो इसी का हिस्सा है भारत, ठीक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे, भारत में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये इसी का हिस्सा है, ठीक। ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। वही चीज आपसे यहाँ पे बताने की कोशिश भी यहाँ पे नोट्स में कर रहा है, ठीक। चलिए, ये आर्कियन युग की जो अग्नि चट्टानें हैं उनसे आपका यहाँ पे क्या है, तो निर्मित है, जो कि अब नीस वशिष्ठ के रूप में क्या हो चुका है, तो रूपांतरित हो चुका है। जैसे कोई भी चट्टान होती है तो उसका रूपांतर जब हो जाता है तो वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जो आर्कियन क्रम की जो ये चट्टानें हैं, अब ये नीस और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है, ठीक है। इस भाग के अधिकांश पर्वत तथा श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत के अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के अधोलिखित क्रम मिलते हैं। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो कि आपके एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों की मैं बात करूं, तो जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब आपको पता है कि पृथ्वी पे पहले क्या हुआ, तो बहुत सारे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है। अब पृथ्वी बहुत ही गर्म हो गई। पृथ्वी एक तरीके से जब ठंडी होने लगी तो धीरे धीरे एक चट्टान बनी। अब कोई भी चीज जैसे मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, जब वो जमेगी, मतलब ठंडा को तो जमेगी तो एक तरह से ठोस होगी। जब ठोस होगी तो चट्टानों का रूप ले लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों मतलब आर्कियन क्रम का जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ। अर्थात चट्टानें देखा जाए, अर्थात ये जो प्राचीनतम है, ये मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी आपका यहाँ पे देखा जाए से अधिक पुरानी है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मानव जीवन के उस समय कोई आधार ही नहीं था मानव जीवन का, उससे भी पुरानी ये चट्टानें कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली रूप को क्या कर चुकी है, तो खो चुकी है। अब इतनी पुरानी है तो अब ये सी बात है, अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती रही होगी। अब ये अपना जो मूल रूप था उसको खो चुकी है, ठीक। चलिए, ये रवेदार
हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये चट्टान इस तरीके से, अब इसका इतना अपर्दन और अपक्षय हो रहा है, तो ये रवि में पाई जाती है इस तरीके से। इनको फोड़ेंगे ना तो रवेदार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे भैया? क्योंकि उस समय जीवाश्म है ही नहीं। कहने का मतलब मनुष्य नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से जीवाश्म पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये रवेदार होती हैं और इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और आगे देखा जाए, इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियां काफी प्रभाव पड़ा है और ये नीस ग्रेनाइट वशिष्ठ प्रकार की हो चुकी हैं, ठीक है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं, चट्टानों, तलछट व पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो वही आपका जो पूरा चुंबकत्व होता उसमें, ठीक है। भारत में या फिर भारत के उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के अनुसार भूतकाल भारतीय जो स्थल पिंड था ये किस दिशा में खिसक रहा था? तो इस तरीके से आपको पता है कि भारत किधर जा रहा था, इस तरीके से भारत जा रहा था और यहाँ पे यूरेशियन बड़ी प्लेटों से टकराया ना, तो इस तरीके से ये उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ठीक। याद रखिएगा। भारतीय उप महाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का, जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया। किस प्रकार के शैलों के समूह के आधार सम्मिश्र अर्थात आपका कॉम्प्लेक्स की उपमा दी जाती है? तो आर्किन समूह, ठीक है। अजैविक पूर्णतः रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, आपका फेलियोटेट, जो पतालिक लक्षण उनसे युक्त किस क्रम की चट्टान होती है? तो वही आर्किन क्रम की चट्टान है, ठीक है। अगर बात करें भारत के रूर प्रदेश की उपमा किसे दी जाती है? तो छोटा नागपुर पठार को। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भू सनती अलग करती है? तो वही टेथिस। इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इस तरीके से ये भूखंड था पूरा, जब मतलब ये पूरी पृथ्वी पे एक बड़ा सा भूखंड था, जब ये दो हिस्सों में टूट गया इस तरीके से। आगे यहाँ पे देखते हैं, जब दो हिस्सों में टूट गया इस तरीके से और यहाँ पे टूट गया, तो ये पूरा जो महासागर था इस तरीके से, पैंथलासा जो था, तो यहाँ पे एक नया महासागर बन गया। यहाँ पे ये यही आपका टेथिस कहलाया, ठीक है। टेथिस कहलाया। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हैरी हेस ने किया था, ये तो आपको पता होगा। भारतीय पुराण समूह की शैली यूरोपियन जो भूगर्भिक इतिहास है उसके किस युग का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रोटो जो रोजोइक युग है, अर्थात 600 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए हम लोग, देखिए ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का वितरण दिया गया, कहाँ कहाँ पे इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ दिल्ली वाले क्षेत्र में है यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे रांची वाले क्षेत्र में है, ठीक। ये देखिए पूरा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखा जाए ये पूरा क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे जो आर्कियन क्रम की चट्टानें वो पाई जाती हैं, ठीक है। इनका विस्तार देखा जाए, यहाँ पे लिखा भी, इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार अर्थात झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर है। किन क्रम की चट्टानों का? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का, ठीक है। मुख्य हिमालय जो है ना, उसके जो गर्भ होता है मुख्य हिमालय का भाग के में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए आर्कियन क्रम की या फिर जो यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं से प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग निर्मित हैं। इनमें से 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं, जैसे बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस, ठीक है। इनमें बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन आपकी है, तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस तरीके से सबसे पुरानी या फिर कह सकते हैं पहली चट्टान कौन थी? तो आर्कियन, तो इसको हम लोग ए लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको चीजों को मैं याद करा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं हम लोग, ए, ठीक। चलिए इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद जो चट्टान आती है उसका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? डी। देखते चलिएगा, चीजें आप लोग को यहाँ पे याद आ जाएंगी, डी, ठीक है। यहाँ पे डी आ गया, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखा जाए जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इन चट्टानों का नामकरण बेसिकली कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है ना उसके नाम पे पड़ा है। तो ये चीज पहले तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का वितरण कहाँ पे, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए इसकी खासियत, ठीक है। देखिए ये जो चट्टानें हैं, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है ना, उनके प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से ये चट्टान बनी है। जब एक तरीके से देखा जाए जो ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान है, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। अब उनमें जो अपक्षय और एक तरीके से अपर्दन हुआ, तो उनका जब निक्षेपण होने लगा तो उससे चट्टान बनी। कौन सी चट्टान? तो ये आपकी एक तरीके से देखा जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ये परतदार चट्टान है। अब इसका क्या मतलब हो गया सर? देखिए ये एक आर्कियन क्रम की चट्टान थी, अब इसमें टूट फूट हुई, तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे ये फिर अपर्दन हुआ, फिर इस तरीके से ये जमी, तो फिर इसके ऊपर एक परत आके इस तरीके से जमी, ठीक है, फिर एक परत आके जमी, तो इस तरीके से ये परतदार चट्टान बनी ना, बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर लेयर बन जाएंगे, तो ये परतदार चट्टान हो गई। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अर्थात इस समय तक जीव का
उद्भव नहीं हुआ था, अभी भी जीव नहीं है, तो अभी से बात है इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा किस चट्टान में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, जो आपका बेल्लारी व शिमोगा जिला, वहां से हुआ है। ये प्रायद्वीपीय व जो बाह्य प्रायद्वीप है दोनों में भी पाई जाती हैं, जैसे अरावली श्रेणियां, बालघाट, रीवा, छोटा नागपुर, मेघालय का पठार, मिकिर की पहाड़ी तथा दिल्ली श्रेणी आदि में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और इस तरीके से देखा जाए, जो आपका बाह्य प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणियां, जैसे स्पीति घाटी है ना, उसके निकट आपका इस प्रकार की, और असम में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, अर्थात धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, जो आपका प्रश्न बनता है, तो प्रश्न बनता है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन से, तो आंसर आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें आएगा। ठीक, देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं जैसे सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलता है। किनमें, तो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इन चट्टानों से आपका फ्लोराइड्स, आपका इल्मेनाइट्स, सीसा, जो आपका सुरमा है, आपका वोल्फ्राम है, अभ्रक, कोबाल्ट, ये सारी चीजें क्या होती है, तो प्राप्त की जाती हैं। देखिए सोना की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा सोना मतलब गोल्ड की बात करूँ, तो कर्नाटक के कोटाइज चट्टानों की जो अधिकता है होने के कारण, जो कोलार वाला क्षेत्र है और जो धारवाड़ की घाटी है, उसमें बहुतायत में आपका सोना मिलता है। ठीक है, तो इससे कोलार वाले रीजन में आपका सोना मिलता है। ठीक है, लोहा देखा जाए तो झारखंड में, उड़ीसा में, गोवा में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इसमें अधिक मात्रा में मिलता है। धारवाड़ काल में देखा ही जाए तो जो अरावली की पहाड़ियां, उनका निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ। ये आईएएस में आपसे पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद ये समतल हो गया, और ये संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत था, अब ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। ठीक है, अब तीसरी क्रम की चट्टानों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो कुडप्पा क्रम की चट्टान है। समझते चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको मार्क कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ते चलिएगा। ठीक, चलिए कुडप्पा क्रम की चट्टानों को हम लोग यहाँ पढ़े, तो ये देख सकते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो इस तरीके से इसका जो वितरण है भारत में, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर बात करें इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टानें बन रही थी, एक के बाद आपका धारवाड़ आया, फिर कुडप्पा आया। तो के याद रखिएगा यहाँ पे क्या, के। इसी तरीके से चलिए, ठीक है, के याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, ये हो गया, ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव है, क्योंकि अभी भी जीव जंतु नहीं आए। ठीक है, तो ऊपर की जो 3 चट्टानें, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। किसमें, आर्किन क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और आपका यहाँ पे जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। इन चट्टानों का जो नामकरण है, ये आंध्र प्रदेश के जो कुडप्पा जिला है ना, आंध्र प्रदेश का एक जिला कुडप्पा, उसके नाम पर हुआ है, और वहां पर एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है ये आपकी चट्टानें। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कृष्णा घाटी, आपका नल्लामलाई श्रेणी, चियार श्रेणी तथा पापाघनी जो श्रेणी है, उसमें मतलब विस्तृत रूप से पाई जाती है। अब देखा जाए तो बलुआ पत्थर, क्वार्टाइज, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से इनको निर्माण सामग्री मिलती है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कम महत्व रखती हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इन चट्टानों से लोहा तथा मैंगनीज याद रखिए, इन चट्टानों से लोहा तथा मैंगनीज कुडप्पा तथा करनूल जिला जो आपका है, उसमें एस्बेस्टस व टाल्क रंगीन पत्थर भी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सीसा तथा जो है, ये सब आपका पूर्वी जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, इन्हीं चट्टानों से आपका तांबा, कोबाल्ट व रागा प्राप्त होता है। कुडप्पा के क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण भी हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। चौथी चट्टान है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो वी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए देखिए, एबीसीडी याद रखिए, ए, डी, के और वी, तो यही क्रम है चट्टानों का। ठीक है, कभी कभार ये पूछ लेता है, तो सबसे पुरानी आर्किन क्रम, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। लेकिन एक्सेप्शन गोंडवाना जी आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। गोंडवाना सबको पता है कि सबसे नवीनतम है। ठीक है, इन चारों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, इन चारों को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इन चारों को आप लोग यहाँ पे इस तरीके से याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों को। अगर देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों की मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँ, यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में, तो ये चट्टान कुडप्पा चट्टानों की बाद बनी है। इन चट्टानों का नाम जो विंध्याचल है उसके नाम पर पड़ा है, और ये जो है परतदार चट्टानें हैं, जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ। ठीक है, और ये निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए थे। विंध्यन क्रम की जो चट्टान है,
इससे प्राप्त होने वाला जो बलुआ पत्थर है ना, इस तथ्य का क्या है तो घोतक एक तरीके से एक बताता है। अब विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, इनका वितरण भारत में कहाँ, इस तरीके से जो कैमूर वाला ये पूरा क्षेत्र ये देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से आपको ये हो जाएगा। फिर कुछ इधर क्षेत्र आता है ये, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो ये विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली सबसे ज्यादा क्षेत्र आपको यही है, सबसे ज्यादा रीजन आपका ये यही वाला है, ठीक। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा थोड़ा सा, कि जो विंध्यन क्रम है ये गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा भी बनाता है, ठीक है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं गंगा के मैदान और जो दक्कन पठार उसके मध्य एक जल विभाजक का मतलब क्या, तो वो बनाता है, एक तरीके से रेखा बनाता है। इस क्रम की चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई हैं। पूर्व में झारखंड के सासाराम व रोहतास के क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है वहां तक इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से ये फैली हुई है। इनकी अधिकतर जो चौड़ाई है वो आगरा व जो नीमच है ना उसके बीच है। भादर, बिजवार तथा कैमूर सीढ़ियाँ इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, ठीक। किस क्रम की, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनमें देखा जाए तो इनसे चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी जो अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी होती है तथा वर्ड मिट्टी प्राप्त होती है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग आधार है, यही मतलब जो चूना का पत्थर होता है ना सीमेंट उद्योग के लिए आधार माना जाता है, ऐसा याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा है। बलुआ पत्थर जो कि लाल रंग का है, इमारतों के निर्माण में काम लाया जाता है, ठीक है। और सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सिकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है, ठीक है। इसी क्रम की चट्टानों के खानों से पन्ना जो है ना तथा गोलकुंडा में हीरे प्राप्त होते हैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो इस तरीके से हीरा पन्ना में पाया जाता है, पन्ना की खान में, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ थोड़े से परीक्षा दृष्टि से तथ्य दिए गए थे, इनको भी देख लेते हैं। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई, तो वही धारवाड़ युग में हुई। वैसे क्रिटेशियस युग कहते हैं उसको, लेकिन धारवाड़ यहाँ पे सही है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में आपका हुआ, तो गोंडवाना युग में हुआ था। अब यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान है जो कि पश्चिमी चट्टान है। तो इस तरीके से वो चार तो स्टार्टिंग के एबीसीडी से आप लोग याद रखिएगा। गोंडवाना सबको पता है कि सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग अर्थात जुरेसिक युग के बीच हुआ। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बता दूं जो लिखा नहीं, यहाँ पे जो विंध्यन क्रम की चट्टान है यहाँ पे कुछ में थोड़े थोड़े से देखा जाए कहीं कहीं पे जीवाश्म पाए जाते हैं, ज्यादातर में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसी जगह पे जीवाश्म इनके इन चट्टानों में भी पाए गए हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर मैं बात करूं तो इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी जो कार्बोनिफेरस युग था तो उससे लेके आपका जुरेसिक युग के बीच हुआ। अब यहाँ पे देखिए जीव जंतु आ चुके हैं, ठीक है। ये कोयले के लिए विशेष आपका यहाँ पे देखा जाए तो महत्वपूर्ण, लगभग 98% कोयला भारत का इसी में पाया जाता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान बेसिकली जो आपका यहाँ वाला रीजन है ये सब रीजन में पाई जाती है, ठीक। चलिए, इनमें देखा जाए तो ये परतदार चट्टान है। ऑब्वियस बात है कि अगर परतदार नहीं रहेगी तो इस तरीके से इसके बीच में कोई आपका जीव जंतु मरेगा नहीं, तो मरेगा नहीं तो कोयला कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोयला बनेगा तभी ना, ठीक। इस तरीके से चीजों को याद रखेगा। तो इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर ध्यान दें तो इन चट्टानों का नामकरण मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है, जैसे दामोदर, राजमहल, महानदी तथा और गोदावरी व उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़ व पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी व वर्धा घाटियों आदि के क्षेत्रों में इन चट्टानों का एक तरीके से सर्वोत्तम रूप मिलता है। अगर जो बाह्य प्रायद्वीपीय भारत है उसमें देखा जाए तो कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम व असम आदि में इनका वितरण अधिक स्पष्ट नहीं रूप से मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने गोंडवाना क्रम की चट्टानों के पार पढ़ा। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। आपसे यही सब पूछ के कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जीवाश्म इसमें पाया जाता है, ये भी परतदार चट्टान है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे पढ़ा जाए थोड़ा सा। अब दक्कन ट्रैप की बात कर लेते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप, ठीक। क्या है दक्कन ट्रैप की बात करें तो दरअसल दक्कन ट्रैप की मैं बात करूं तो इसका निर्माण जो है मेसोजोइक जो महाकल्प है उससे लेकर क्रिटेशियस कल्प तक हुआ। देखिए क्रिटेशियस कल्प की सिंपल सी एक खासियत होती है, इस समय ज्वालामुखी का उद्गार बहुत हो रहा था, ठीक है। और इस समय देखा जाए तो ज्वालामुखी का उद्गार बहुत हो रहा था और इस समय विदर्भ क्षेत्र जो था इसमें ज्वालामुखी दरारें उद्भेदन भी हुआ, ठीक है। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये देखिए पूरा आपका रीजन है कौन सा, दक्कन ट्रैप वाला, यही रीजन है, ठीक है। ये दक्कन ट्रैप वाला रीजन है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो रीजन है पूरा ये दक्कन ट्रैप वाला रीजन है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए क्या कर रहा है, उद्भेदन हुआ, जिससे यहाँ पे देखा जाए तो जिससे लावा का बृहद उद्गार हुआ। ये लगभग 500 लाख किलोमीटर मतलब 5 लाख वर्ग किमी का क्षेत्र इस आच्छादित हो गया और इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एक तरीके से देखा जाए तो कहीं कहीं पे 3000 मीटर की मोटाई
का जो बेसाल्टिक लावा है, डोलोमाइट का जमाव मिलता है, यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। दक्कन ट्रैप बेसिकली महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा इसमें आता है, आप लोग देख रहे हैं मैप में भी देखे होंगे, ठीक है। गुजरात का कुछ हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश में भी कुछ फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ चट्टानों के रूप में ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। राजमहल ट्रैप अगर देखा जाए का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक काल में हो गया। ध्यान दें तो इन कठोर चट्टानों के विखंडन से आपकी काली मिट्टी, एक तरीके से देखा जाए तो इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने दक्कन ट्रैप के बारे में भी पढ़ा। बेसिकली क्या होता है, जो ये भारत का ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा था ना, तो जब ये रीयूनियन से ऊपर जा रहा था, मतलब बगल से गुजर रहा था, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पे विशाल लावा यहाँ पे जमा था, ठीक है। और फिर से आपका क्या हुआ, तो आगे बढ़ के फिर से जब इस पे हुआ तो इसी के ऊपर फिर से ये पूरा और जम गया, तो इसीलिए कहा जाता है पठारे के ऊपर पठार है ना, दक्कन ट्रैप इस तरीके से एक ट्रैप जैसा है, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब जो प्रायद्वीपीय पठार, इसका क्या महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझते हैं। देखिए, अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से या फिर भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं, और यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला रीजन है ना, उसमें बेसिकली बहुत से जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए, तो बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। इस तरीके से ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खंडों, जो खड्डे हैं, उसके मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता होती है, जिससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। पीने का पानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। दक्कन के अलावा के पठार के अपर्दन व अपक्षय से एक मिट्टी बनी, जिसको काली मिट्टी कहते हैं, एक उपजाऊ मिट्टी है ये, ठीक है, जो कि कपास, सोयाबीन व चना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट आप लोग समझ गए ना। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, जिन पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती संभव हो पाती है। फिर देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों में लाल मिट्टी में मोटे अनाज जैसे कि चावल, तंबाकू व सब्जियां की खेती हो जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदारहित वन मिलते हैं, जैसे कि रबड़, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस, जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी उपयोगी कहे जाते हैं, इनकी लकड़ियां काफी उपयोगी होती हैं। इन पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उनकी भूमियां मिलती हैं, जिनके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है, और यहाँ की भूगर्भीय संरचना जैसे सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न है। तो इस तरीके से ये पूरा इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देखा किसका, तो प्रायद्वीपीय पठार का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसके साथ साथ जो छोटा नागपुर के पठार है, उसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है, वो तो बहुत अधिक भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर ही विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियां और लैगून मिलते हैं, जहाँ पे बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। तो इस तरीके से पूरा जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ जो चीजें छूटे हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दें, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जो तीसरा युग था ना, तृतीयक युग के अंतर्गत 5 शक आपके यहाँ पे आते हैं इस तरीके से। ये कौन कौन से, पैलियोशीन, इयोशीन, ओर्गोशीन, मायोशीन, आपका यहाँ पे प्लायोशीन, ठीक है। इन शकों के अंतर्गत तरसरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ या फिर विकास हुआ। इस काल के विभिन्न शकों में हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ, जैसा कि आप लोग को अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। जैसे गुजरात, असम, राजस्थान के खनिज तेल इयोशीन, ओर्गोशीन काल के संरचना में पाए जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा कभी कभार प्रश्न में पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या आप जानते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो जो टेथिस सागर था, उसके दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था, जिसे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, सॉरी, गोंडवाना लैंड कहा गया। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो ये पृथ्वी थी, इस पे एक बहुत बड़ा भूखंड था। जब ये 2 हिस्सों में टूट गया तो एक का नाम यहाँ पे अंगारा लैंड, एक का गोंडवाना लैंड पड़ा, और बीच में एक महासागर बना इस तरीके से, जिसको टेथिस सागर कहा गया। तो इसके दक्षिण में ही आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, तो गोंडवाना लैंड आ रहा है, ठीक है। जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही एक महाद्वीप था, जिसको अंगारा लैंड, यहाँ पे ये रहा, अंगारा लैंड कहा कहते थे। इसके अवशेष एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। तो इस तरीके से पूरा जो आज के महाद्वीप पाए जाते हैं कैसे बने, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे पता चल गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब उत्तर की जो विशाल पर्वतमाला, इसके बारे में थोड़ा सा खाका हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है।
बाकी चैप्टर ही पूरा अलग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग हिमालय की, तो देखिए हिमालय की अगर बात किया जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक जो ऐतिहासिक काल है उससे गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में आपका कोबर की भूसन्नति सिद्धांत आता है, जिसको जियोसिंक्लाइन थियरी कहते हैं। वह हैरी हेस जी का क्या था, तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहते हैं, या फिर माना जाता है। बेसिकली अगर हिमालय के निर्माण की बात करें तो दो आपके थियरी आती है, एक कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत है, और दूसरी जो आपका यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, जिसको प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहते हैं, जो कि हैरी हेस के ये आते हैं, ठीक है। अगर कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की मैं बात करूँ तो इसको पर्वतों का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना कहते हैं, मतलब आपका क्रेडल ऑफ माउंटेन कहते हैं, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। दरअसल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यह लंबे सकरे व छिछले जलीय भाग है। इनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी, 33 सागर था, जो कि उत्तर के अंगारा लैंड व दक्षिणी गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद 33 भूसन्नति में जमा होते रहे, और इन अवसादों का जो क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न भू जो अग्र भूमियां थी उनमें दबाव जनित हुआ और भू संचलन उत्पन्न हुआ, जिससे आपका कुल्लून व हिमालय काराकोरम श्रेणियां का निर्माण हुआ। क्या मतलब है, आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि आप लोग को पता है कि जब ये संपूर्ण पृथ्वी, मतलब एक तरीके से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भूखंड था, ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ा भूखंड था, और इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा महासागर था, ठीक है। तो इसका नाम पैंथलासा था, इसका नाम पेंजिया था। जब ये पेंजिया दो भागों में इस तरीके से टूटा, इस तरीके से टूटा, ठीक है, तो एक का नाम गोंडवाना लैंड, एक का नाम अंगारा लैंड। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब इसके बीच में एक आपका इस तरीके से क्या बन गया, महासागर बना, जिसे 33 सागर कहा गया, ठीक है। दरअसल कोबर साहब ये कहते हैं भूसन्नति क्या होता है, तो देखिए जो दो इस तरीके से आपके क्या है, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, जब दो इस तरीके से भूखंड होते हैं, उनके बीच में कोई समुद्र पाया जाता है, इसको एक तरीके से उन्होंने भूसन्नति की उपमा दी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नदियां इस तरीके से अपना जल जाके यहाँ पे गिराएंगे, इस तरीके से यहाँ पे गिराएंगे, तो यहाँ पे दबाव पड़ा, ये धीरे धीरे पटने लगा ना, क्योंकि अवसाद ला रही है तो पटने लगा। जब पटा तो इनमें दबाव पड़ा, दबाव पड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इन्होंने बताया दबाव पड़ने से यहाँ पे एक संरचना बनी, इस तरीके से उठने लगी संरचना, इस तरीके से संरचना बनी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुल्लू जो आपका है हिमालय है, और आपका जो काराकोरम है, ये श्रेणियां बनी, ठीक है, इस तरीके से ये श्रेणियां बनी। तो कोबर भूसन्नति आपका यही था। इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो हिमालय है इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो भूसन्नति थी कोबर की, उससे किस तरीके से हिमालय और वो जो अन्य आपके हिमालय का निर्माण हुआ, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 33 भूसन्नति के मध्य भाग का वलन अप्रभावित, या फिर एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे अप्रभावित रहा, जिससे कि तिब्बत का पठार बना। बेसिकली वहां पे थोड़ा सा जो वलय हुआ ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए जो वलन हुआ वो अप्रभावित रहा, मतलब वहां पे उतना ज्यादा सख्त बल नहीं लग पाया, जिससे तिब्बत का महान जो एक तरीके से पठार है वो बना, ठीक है। अगर वर्तमान ये थोड़ा सा देखिए, उतना एक तरीके से देखा जाए ऑथेंटिक नहीं कहा गया, क्योंकि इस तरीके से चीजें नहीं असेंबल हो पाएगी, नहीं। तो समय बीतता गया, फिर आया वर्तमान समय का जो सबसे मान्य कह सकते हैं सिद्धांत है आपका क्या, तो हैरी हैरिस साहब ने दिया था, जिसका नाम था प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ठीक है। दरअसल इन्होंने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही करता है, कौन, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ठीक है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित जो यूरेशियन प्लेट थी, और जो भारतीय प्लेट थी, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुआ, 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे 33 सागर के अवसाद वलन पड़ने लगा, वह हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया, और लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं हम लोग समझे, तो इस तरीके से आप सबको पता है ये यूरेशियन प्लेट मान लीजिए, और ये जा रही है भारतीय प्लेट, जो कि इधर से जा रही है, आपको पता है कि कहाँ पे अफ्रीका के पास इस तरीके से जा रही है। जब ये प्लेट यहाँ पे टकराती है इससे, तो वलन पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये अपना फोर्स लगाएगी, ये अपना फोर्स लगाएगी इधर से अपना, तो नीचे के अवशेष इस तरीके से उड़ जाएंगे ना, इस तरीके से उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 3 बार फोर्स लगा तो अलग अलग जो श्रृंखलाएं वो बनी। तो इस तरीके से ये प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है। और आप लोग जानते ही होंगे, जो प्लेट भारी होती है वो अंदर जाती है, जो अंदर कौन सी प्लेट गई, ऑब्वियस सी बात है जो प्लेट भारी रही होगी, तो वलन बहुत ज्यादा पड़ा, इस तरीके से महान हिमालय की क्या हुआ, यहाँ पे संरचना बन के तैयार हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस चीज को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सभी श्रृंखलाएं आपका बन गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके देखा जाए, सेनोजोइक महाकल्प के इयोसिन व ओलिगोसिन में जो बृहद हिमालय ये बना। मायोसिन में आपका देखा जाए तो मायोसिन एक कल्प है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो आपका लघु हिमालय,
और शिवालिक हिमालय का निर्माण बेसिकली देखा जाए आपका यहाँ पे, तो जो आपका प्लायोसीन था ना, उस महाकल्प में, मतलब कल्प में हुआ था। तो इस तरीके से कभी कभार यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो एक चीज देखिए, यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कोबर साहब ने क्या बताना चाहा, और हैरी हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी थी वो हमें क्या बताना चाहती है। बेसिकली दोनों जो आपके थियरियाज हैं, मतलब थियरी हैं, इनके माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं, तो किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ ना, तो हिमालय के निर्माण को हम लोग यहाँ पे देखें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है, बाकी देखिए उतना डायग्राम वगैरह मैं यहाँ पे बना के बताया भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग उतना ही समझ रहे हैं ना, उतना ही तरीके से समझ रहे। देखिए क्या है, आप सब लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़े, जो पहली बार पढ़े उनके लिए भी बहुत अच्छी चीजें से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उड़ा दे रहा हूँ, ऊपर से लेके जा रहा हूँ। समझदारी से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि चीजें समझ में आए, और इस टाइप के प्रश्न है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लें। देखिए ये पहला लेक्चर है, तो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट करेंगे उसी तरीके से लेक्चर आएंगे, क्योंकि देखिए बेसिकली कोई चीज ना, अगर मान लीजिए हम यूट्यूब पे चला रहे हैं तो मेरा मन नहीं करता बंद करने का, लेकिन बंद वो आपके ऊपर होती है। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बुक पूरी अपने पैसे की खरीद के लाके पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे तो आप लोग के लिए कहा हूं, तो एक तरीके से बहुत पहले मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं परीक्षा वाली पढ़ा दूंगा। तो जैसे ज्योग्राफी की बुक लाई है, इसी तरीके से अब हिस्ट्री ला देंगे जो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो पॉलिटी की बेसिकली मैं बात करूँ तो अब लक्ष्मीकांत से ही पढ़ेगा, मेरा सुझाव मानिए तो लक्ष्मीकांत से पढ़ेगा। लक्ष्मीकांत समय है, सफिशियंट है, अगर उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, पॉलिटी के प्रश्न गलत नहीं होंगे, बस उसके साथ साथ कुछ प्रश्न लगाते चलिएगा, ठीक है। तो दो चीज हम लोग इससे पक्का पढ़ेंगे, ज्योग्राफी और जो आपका एक तरीके से हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बस आप लोग जुड़िए चैनल से जुड़िए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा आप लोग भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पे देखा जाए कुछ परीक्षा उपयोगी जो आपके तथ्य दिए गए, इनकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण प्रक्रम में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का जो क्रमिक विकास है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्रमिक विकास देखा जाए, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्याचल, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन क्रम की चट्टान, फिर टर्सरी। तो सबसे पहले ए डी के वी, आर्कियन, धरवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, ये चार तो आप लोग याद रखिए। इसके बाद गोंडवाना बनी, उसके बाद आपका कौन सी बनती है, तो दक्कन ट्राइब बनती है, फिर टर्सरी क्रम की चट्टानें बनती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए, कह रहा दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों से बनी है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से बनी है। पन्ना तथा गोलकोंडा की प्रसिद्ध खाने हीरे के लिए विख्यात है, ये किस क्रम की शैलों से संबंधित है, विंध्यन, ठीक है। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल आपका भारतीय उपमहाद्वीप है। हिमालय का जो गर्भ है, मतलब गर्भगृह है अथवा जन्म स्थल संज्ञा किसे प्रदान किया जाता है, तो तेतीस भूसन्नति व सागर को। भारत के प्रमुख उष्ण जल स्रोत जो हॉट स्प्रिंग होते हैं कौन से हैं, तो ये यहाँ पे देखिए पूगा, और आपका जो पनामिक घाटी ये कश्मीर घाटी में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा। मणिकरण है कुल्लू घाटी वाला, सोहना है हरियाणा वाला, ताल वृक्ष है अलवर वाला, और आपका नारायणी जयपुरी। और इस तरीके से देखा जाए तो एक सहस्त्र धारा है, ठीक है, राजगीर है, पंचमहल है, ठीक है। बेसिकली ये सब क्या, तो गर्म एक तरीके से जल स्रोत है, मतलब नीचे से गर्म पानी आता है, बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। देश के वर्तमान, ये प्रश्न बने भैया, सब प्रश्न बने। देश की वर्तमान स्थाकृति कब सुनिश्चित हुई, तो जो प्लिस्टोसीन युग है अर्थात टर्सरी समूह में। असोम में दिहांग श्रेणी हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है, तो शिवालिक क्रम की हिमालय का। भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, टर्सरी क्रम की, अर्थात आपका जो असम वाला रीजन है, गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र है वहाँ पे ईओसिन से जो ओल्गोसिन से संरचना है, जिसकी टर्सरी क्रम कह सकते हैं। बेसिकली इसी में आपका क्या पाया जाता है, तो पेट्रोल के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक। क्या आप जानते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। पूरी लाइन वाइज हम लोग बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाती है, मतलब पीसीएस प्री और आरओ प्री के लिए, ठीक है। देखिए चतुर्थ युग की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन चट्टानों के अंतर्गत आपका प्लिस्टोसीन तथा वर्तमान काल अगर देखा जाए जो हेलोसीन होता है ना, के अवसाद को शामिल किए जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, प्लिस्टोसीन और आपका वर्तमान क्रम जिसको हेलोसीन कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें कश्मीर घाटी का निर्माण, सतलज जो कश्मीर घाटी है इसका निर्माण सतलज, नर्मदा और ताप्ती घाटियों तथा गोदावरी कृष्णा नदी के ऊपरी घाटियों के में प्राचीनतम जो आपके कॉप होते हैं ना, उसके अर्थात बांगर का निर्माण, और सिंध काप में अगर देखा जाए तो इस क्रम का निर्माण हुआ है, ठीक है। अर्थात खादर जो नवीन जल उड़ती, ये सब अभी चीजें आएंगी, इनको पढ़ेंगे। राजमहल गारो जो अंतराल है, जो गैप है, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, इस तरीके से अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, अरे यार बन जाओ,
हाँ, ये देखा जाए यहाँ पे ये गैप है, इस तरीके से ये पट गया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए जो ये आपका शिलांग का पठार है ना, यही इस तरीके से एक समय जो प्रायद्वीपीय आपका ये वाला रीजन है इससे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मालदा ये जो गैप है ये फट गया, इस तरीके से पट गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे राजमहल गारो अंतराल गैप अथवा मालदा अंतराल के अवसंचलन जो होता है डाउन व्रैपिंग का यहाँ पे देखा जाए तो निर्माण बेसिकली आपका देखा जाए तो सिंधु गंगा जल विभाजक के उत्थान या फिर यहाँ पे उत्थापन से प्राचीन अपवातंत्र से हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, बाकी तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, ये चीज हो चुकी ना, हाँ चलिए। अब यहाँ पे देखा जाए चतुर्थक, जो आपको यहाँ पे देखा क्या है, युग। देखिए चतुर्थक युग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अर्थात आपका इसको कहते हैं जो आपका नियोजोइक महाकल्प के प्लेस्टोसीन